हाँ जी। शुरू करें। फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। फाइबर ऑप्टिकल केबल एक ऐसी केबल, लास्ट टाइम कुछ बात कर रहे थे कि उसमें ना लाइट रे एक बार एंटर कर गई तो फिर रिफ्लेक्ट होती रहती है। वो उधर से रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा लेकिन अंदर ही अंदर चलती रहेगी, तो लॉस नहीं होता। तो सिचुएशन कैसा है? सिचुएशन ऐसा है कि अगर आपको ऐसा एक फाइबर ऑप्टिकल केबल दिया और इसको बोल दिया कोर, सिलिंड्रिकल है, और इस जगह से लाइट रे इंसिडेंट हो गया किसी एंगल आई पे। अब यहां पे अंदर गया किसी R1 एंगल पे और इस सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ किया, इधर का एंगल हो गया R2। ये दोनों सरफेस आपस में 90 डिग्री पर है, इसका मतलब R1 और R2 मिला के 90 डिग्री। इधर से क्या हो जाएगा? TIR। ठीक है। तो यहां पे एक स्नेल्स लॉ तो अंदर जाने के लिए करना है। तो जब लाइट रे इंसिडेंट हुआ तो इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला, जैसे बोला 30 डिग्री पे भेजने पर TIR हो रहा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, ऐसा कुछ सवाल पूछ लिया, तो आपको एक स्नेल्स लॉ तो यहां पे लगा देना है और इधर में TIR की कंडीशन लगानी है। तो स्नेल्स लॉ ये हो गया और यहां पे क्या करनी है? कंडीशन ऑफ TIR। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या कंडीशन होती है? इसमें ये जो एंगल पे टकराएगा वो एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। एक कंडीशन यह है, एक कंडीशन ये, मतलब अगर कुछ भी याद करके नहीं जा रहे तो ये दो सवाल दो लगाओगे, आंसर किसी भी क्वेश्चन का आ जाएगा, अगर कुछ याद करके नहीं जा रहे। लेकिन मैं आपको इसमें एक फॉर्मूला याद करा दूंगा, सवाल डायरेक्ट फॉर्मूले पे आएगा। अभी तक वही आया है, जब भी आया है डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे कराते हैं। यहां पे स्नेल्स लॉ वैसे है क्या? है साइन आई इक्वल टू एन साइन R1। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। तो फाइबर ऑप्टिक्स में क्या हो रहा है ये आपको थोड़ा आइडिया लग रहा है? ये जो मीडियम है इसको बोल दिया कोर। कोर के अंदर लाइट रे इंसिडेंट हो गई, अंदर जाने के बाद लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होती रही तो बाहर नहीं निकल रही। इसके बाहर मीडियम बदल देते हैं कई बार, कई बार वो जो बाहर का सराउंडिंग मीडियम है वही रहता है। इसको बोल, तो ये कवर हो गया क्लैडिंग। इसका मीडियम मैंने N3 बोल दिया, यहाँ का N2 बोल दिया और यहाँ पे N1 बोल दिया। मुझे ऐसा लग रहा था एक पेज खाली है, लेकिन नहीं है, तो मैं एक पेज इसमें घुसा देता हूँ और कंडीशन सॉल्व कर देता हूँ। जैसे यहाँ है, चलो कोई बात नहीं है। ये वाला सिचुएशन समझ गए? अब इसकी सॉल्विंग कर दे रहे हैं कि करंट इज, करंट बोल रहा हूँ आई को, हाँ ये इंसिडेंट रे का कितना एंगल है ये पूछ लिया जाएगा, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई पूछ लिया जाएगा। इस तरह की कंडीशन बनेगी। पहले बिना कंडीशन का एक सवाल करते हैं, मतलब इसमें फॉर्मूला नहीं है, केवल क्वेश्चन है। देखो जरा पढ़ो। इस क्वेश्चन में लिखा है अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ABCD, ये अंदर दिख रहा है ABCD, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इज इमर्ज्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। तो चारों तरफ का मीडियम क्या है? N2 है, और अंदर स्लैब का मीडियम N1 है। बोल रहा है लाइट रे इंसिडेंट एट सरफेस AB और अल्फा मैक्स पर भेजा जा रहा है, सच दैट रे कम्स आउट ओनली फ्रॉम अदर सरफेस ऑफ CD। समझ गए? अदर सरफेस CD यानी कि AD वाले सरफेस से लाइट रे बाहर नहीं, जैसे वैसे तो लाइट रे इधर से टकराता इधर से बाहर आ जाना चाहिए, तो AD वाले सरफेस से क्यों बाहर नहीं आ पा रहा है? क्योंकि वो लिखा हुआ है कि N1 डेंसर मीडियम है, तो डेंसर से रेयरर घुसते समय इधर से बाहर नहीं आ पा रहा। ठीक है, और अगर इधर से रिफ्लेक्ट हो गया तो CD वाले सरफेस पे टकराएगा और CD वाले सरफेस से बाहर आ सकता है। ठीक, चलिए, तो बताओ अगर अंदर जा रहा है तो कंडीशन क्या है? हमने बोला
साइन अल्फा N1 सॉरी N2 साइन अल्फा इक्वल टू N1 साइन R1 लिख दिया। ये R1 कौन सा वाला एंगल है जो यहां अंदर यहां पे बन रहा है, ये R1 एंगल ऐसे। आई एंगल पे टकराया, R1 पे गया, ये R1 एंगल। और इधर का एंगल हमने क्या कर दिया है, R2। लेकिन ये अल्फा का एक लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहे हैं और इनइक्वालिटी पे कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ये मान लेंगे कि ये वाला एंगल जस्ट कौन सा एंगल है, जस्ट क्रिटिकल एंगल मान लेंगे। उससे क्या होगा, ये इसके सरफेस पे सरकता हुआ CD से बाहर आ जाएगा, समझे क्या? उधर अंदर नहीं घुसेगा, यहां से ऐसे खिसकता हुआ आ जाएगा, तो अल्फा मैक्स का वैल्यू आ जाएगा। चलिए, तो R2 अदर एंगल हमने क्रिटिकल एंगल बोल दिया, तो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि साइन थीटा C इक्वल टू रेयर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम, ऐसा समझ गए क्या? अब इस क्वेश्चन में अल्फा मैक्स का वैल्यू पूछा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा मैक्स, इसका वैल्यू पूछा हुआ अल्फा मैक्स का। तो इसको N1 से N2 से डिवाइड कर दो, तो साइन अल्फा मैक्स का वैल्यू या अल्फा मैक्स का वैल्यू आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ N1 बाई N2 साइन R1, करेक्ट है क्या? ये आ रहा है। अभी R1 का वैल्यू मैंने रखा नहीं है, लेकिन इस जगह से देखो क्या रिजल्ट दिख रहा है आपको, क्या अपियर हो रहा है। तो R1 की जगह क्या लिख सकते हैं, हाँ तो वो लिख देते हैं। तो साइन इनवर्स N1 बाई N2 साइन 90 माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा C क्या होता है, तो ये हो गया साइन इनवर्स N1 बाई N2 कॉस थीटा C। अब बताओ थीटा C का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो थीटा C की जगह क्या लिख दिया, साइन इनवर्स N2 बाई N1। अभी देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ठीक है। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, बस जो एंगल नहीं पता उसको साइन इनवर्स में लिख दो, साइन इनवर्स ऐसे दूसरे में पुट कर दो। लेकिन आपको दिखाई दिया मैंने क्या दो इक्वेशंस बनाए हैं, एक बनाया है स्नेल्स लॉ का और दूसरा बनाया वहां पे TIR का। क्योंकि एंगल का लिमिटिंग वैल्यू पूछा है, इसलिए TIR जस्ट कराया है। जस्ट का मतलब है क्रिटिकल एंगल पे भेज दिया है, समझ गए क्या? ठीक है, अच्छा समझ गई है। अभी एक दो क्वेश्चंस और करेंगे, ये आ जाएगा आपको, इसका एक फॉर्मूला भी बन जाएगा। देखो अभी इस पेज पे बना दे रहे फॉर्मूला। मैंने बोला कि अगर ये ऐसा 90 डिग्री का सरफेस बना हुआ है और यहां लाइट रे हमने भेजा किसी आई एंगल पे, अंदर गया R1 पे, इधर टकराया R2 पे और लाइट रे ऐसे आ गया, इसका मतलब है यहां पे क्या हो गया है, तो बताओ स्नेल्स लॉ यहां पे बनाएंगे तो, अच्छा पहले मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दी, ये मान लो N1 है, इधर N2 है और ऊपर N3 है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में N1 और N3 सेम होंगे, यानी ये स्लैब होगा, इधर भी एयर होगा उधर भी एयर होगा, लेकिन अलग अलग के लिए हम बना लेते हैं, सेम होगा तो सेम लिख देना, समझ गए क्या? ठीक है, तो बताओ लाइट रे जब N1 से N2 जाएगा तो क्या स्नेल्स लॉ क्या बनेगा, हाँ तो क्योंकि स्नेल्स लॉ पता है रटना नहीं पड़ता, तो N1 साइन आई इज N2 साइन R1, स्नेल्स लॉ हो गया। दूसरा वहां पे TIR के लिए R2 का वैल्यू ग्रेटर देन थीटा C, ये कोई समझा क्या? तो साइन R2 का वैल्यू, ये समझ गए, साइन थीटा C का वैल्यू N3 बाई N2 लिख दिया, ये कोई समझा? वहां पे जहां TIR हो रहा है वहां पे कौन कौन से दो मीडियम है, और रेयरर कौन सा है, बाहर रेयरर है अंदर डेंसर है, डेंसर से रेयरर में TIR होता है, तो N3/N2 कर दिया साइन थीटा C का वैल्यू, ये भी रटना नहीं पड़ता, आप रेयरर मीडियम ऊपर रखो, डेंसर नीचे, अपने आप साइन थीटा C आ जाएगा। फिर यहां लिख दिया साइन R2, साइन R2 को यहीं पे रखना
और यहां से R1 का वैल्यू निकाल के cos R1 बना देते हैं। तो इसको देखना ध्यान से, sin R1 का वैल्यू कितना आया, बोलो। N1/N2 sin I। तो मुझे बताओ cos R1 का वैल्यू कैसे निकाले, आप कहेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर R1 कर दो, N1²/N2² साइन स्क्वायर I कर दो। इसका इसलिए ऐसे यहां पे कर रहे हैं क्योंकि cos R का मतलब R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस R1। ठीक है, तो अगर मैंने cos R1 का वैल्यू निकाल दिया तो R1 को 90 माइनस R2 लिख देते, या चलो ऐसे कर देते ना, R1 की जगह क्या लिख सकते हैं यहां, तो cos 90 माइनस R2 इज इतना, और cos 90 माइनस R2 क्या हो जाएगा, माइनस साइन। साइन R2 इक्वल टू इतना। अब साइन R2 का वैल्यू इज ग्रेटर देन N2/N3 है, तो साइन R2 की जगह ये वाला ब्रैकेट उठा के यहां रख देता हूं, तो √1 माइनस N1²/N2² साइन स्क्वायर I इज ग्रेटर देन N3/N2। कुछ समझ गए क्या, साइन R1 का वैल्यू आया, उससे cos R1 कर दिया, cos R1 को वापस साइन R2 हो गया, cos R1 इज साइन R2, तो साइन R2 का वैल्यू यहां पे आ रहा था, उससे रिप्लेस कर दिया। रूट हटा देते हैं, इसको ऐसा मल्टीप्लाई कर देते हैं या उसको उधर ले जाते हैं, तो आ जाएगा N1²/N2² साइन स्क्वायर I, ये इधर गया ये इधर आ गया, तो ऐसे लेस देन 1 माइनस N3²/N2²। देखो ये इधर चला गया ये इधर आ गया, रूट हटा दिया। यहां तक पहुंच गए, यहां स्टार बना देते, यहां भी स्टार बना देते हैं, यहां पे सॉल्व कर देते हैं। अभी N2² को ऐसे एलसीएम ले लेंगे, N2² कट जाएगा, N1² नीचे आ जाएगा, तो साइन I का वैल्यू इज लेस देन √N2² माइनस N3² अपॉन N1 आ गया। ठीक है, यहां लिखा है फॉर TIR एट, इसको नाम दे देते, ये A B और C लिखा, तो ये BC वाले सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस पे TIR की कंडीशन क्या है, साइन R का वैल्यू लेस देन N2² माइनस N3² अपॉन N1, ऐसा फॉर्मूला आ गया। लेस होना क्यों जरूरी है, आप आराम से समझना, ये एंगल जितना छोटा होगा R1 उतना छोटा होगा, और R1 जितना छोटा होगा R2 उतना बड़ा होगा, क्योंकि 90 माइनस R1 से बना है। तो R1 छोटा कर दिया तो R2 का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होने का चांस बढ़ जाएगा। तो तुमने बोला यार 30 डिग्री पे TIR हो रहा था, तो 20 डिग्री पे TIR होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा। यानी एक लिमिट से छोटा एंगल रखेंगे तो प्यार से TIR होगा। इसलिए कंडीशन क्या आ रही है, लेस देन वाली कंडीशन आ रही है, कि इससे कम एंगल होगा तो आराम से TIR होगा। लेकिन अगर मैक्सिमम एंगल पूछ, इसलिए मैक्सिमम एंगल पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा क्या, कि भाई मैक्सिमम कितने एंगल तक TIR होता है। तो यहां पे हम I का वैल्यू जो निकालेंगे, इक्वल टू करके निकालेंगे, वो मैक्सिमम आंसर हो जाएगा, समझ गए क्या। तो साइन I मैक्स का वैल्यू इक्वल टू √N2² माइनस N3² अपॉन N1। हालांकि इक्वल वाला साइन TIR में काम करता नहीं है, लेकिन हम लिमिटिंग वैल्यू, जैसे फ्रिक्शन में लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, वैसा लिमिटिंग वैल्यू जैसा आंसर लिख देते हैं। ठीक है,
हो गया। देखो, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। देखो बाहर का मीडियम म्यू 1 है, अंदर का मीडियम म्यू 2 है, ऊपर का मीडियम भी म्यू 2 है, सॉरी म्यू 1 है। तो यहां भी म्यू 1 है। अब यहां भी म्यू 1 है, यहां भी म्यू 1 है, अंदर म्यू 2 है। तो जिसको हम N2 बोलते थे वो N2 ही है, जिसको N1 बोलते थे वो N1 है, N3 भी N1 है। तो हमारा साइन थीटा का आंसर क्या होना चाहिए? ये देखो थीटा का वैल्यू पूछा, साइन थीटा शुड बी लेस देन अंडर रूट ऑफ μ2 स्क्वायर माइनस μ3 स्क्वायर अपॉन म्यू 1। नहीं, ये तो रूट से बाहर है ना। पहचान गए? डायरेक्ट फॉर्मूला सवाल पूछा गया, ये को आ गया है? चलिए दूसरा सवाल करते हैं। लिखा हुआ है लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल अल्फा on one planar end of transparent cylindrical rod of refractive index n. Determine least value of n so that light entering the rod does not emerge from the curved surface of rod. यानी ऊपर नीचे वाला जो साइड वाला लेटरल सरफेस है उधर से लाइट रहे बाहर, तो वहां से क्या होता रहे। बोल रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा। यहां पे मामला और मजेदार है। ये बताओ ये लाइट रे कितने एंगल पर इंसिडेंट कर सकते हैं हम? मतलब व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस एंगल? नहीं नहीं, TIR की छोड़ो, ऐसे कोई भी लाइट रे कितने एंगल पर भेज सकते हैं? कितने एंगल में भेज सकते हैं? आप बोलो 0 से 90 के बीच में ही भेज सकते हो, क्योंकि नॉर्मल के साथ एंगल लेना होता है, समझ गए क्या? सरफेस और नॉर्मल के बीच में कितनी जगह है? तो कोई भी इंसिडेंट रे कितने एंगल पर ही भेज सकते हो आप? 0 से 90 पर भेज सकते हो, करेक्ट। अगर मैं 90 वाले का TIR करा दूं, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? अगर उसका TIR हो गया तो 89 वाले का भी अंदर TIR हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 90 वाला TIR में चला गया तो 89 वाले का तो R1 कम हो जाएगा, R2 और बढ़ जाएगा, उसका भी TIR हो जाएगा। समझ गए क्या? तो आपने बोला अल्फा का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है कितना? 90 डिग्री है। और हमने अभी अभी फॉर्मूला क्या बनाया कि साइन अल्फा मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ N2 स्क्वायर माइनस N3 स्क्वायर अपॉन N1। और मैक्सिमम वैल्यू है कितना दुनिया में? पर 90 से बड़े एंगल में तो भेज ही नहीं सकते। अगर ये 90 हो जाए तो उससे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा जो हर रे को TIR कराएगा ही कराएगा, चाहे किसी भी एंगल पे भेज दो। समझ गए क्या? अगर मैक्सिमम एंगल वाला TIR हो गया तो उसके अंदर वाले सारे TIR हो जाएंगे। समझ गए क्या? पहचान में आ रहा है? मतलब यहां कहानी थोड़ा उल्टा है। उल्टा क्यों? क्योंकि TIR के समय एंगल बड़ा रखना होता है, लेकिन यहां बड़ा रखना है तो बाहर छोटा रखना पड़ता है। अगर वो छोटे से छोटा एंगल भी 90 है तो बाकी सारे एंगल तो उससे छोटे ही होंगे। समझ गए क्या? हाँ, समझे क्या? तो इसमें अल्फा की जगह क्या लिख देंगे? तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अल्फा मैक्स इज 90, यहां पे साइन 90 लिख दो, अंडर रूट ऑफ N² माइनस 1/1। सॉल्व करो। इसका क्या मीनिंग हुआ? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 कर दिया तो कोई रे साइड से बाहर नहीं निकल सकती, अंदर ही अंदर चलेगी। समझ गए? तो कितना आसान है फाइबर ऑप्टिक्स में लाइट रे को ट्रैवल कराना। √2 से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दो, फिर किसी भी लाइट रे को भेज दो, किसी को भी अंदर। एक बार अंदर गया तो साइड वाले सरफेस पे टकरा टकरा के ट्रैप ही रहेगा, बाहर नहीं निकल सकता। समझ गए क्या? चाहे जिस एंगल पे भेज दो, 30 पे भेज दो, 40 पे, 50 पे, 60 पे, 70 पे, किसी पे भी। ऐसे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो पढ़ाया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में। वो लाइट नहीं है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो पढ़ा दिया जाएगा, पढ़ लेना।
अब हमारा ये जो प्लेन सरफेस का रिफ्रैक्शन अभी हम कर रहे थे, उसका फर्स्ट कहानी खत्म हो गया। फर्स्ट कहानी था कि इंसिडेंट रिया दिया जाए और रिफ्रैक्टेड रे बत पूछा जाए, डेविएशन पूछा जाए, टीआईआर। अभी तक सारे रे वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 पे हैं और यहाँ पे अब हम क्या कराएंगे, ऑब्जेक्ट इमेज खेलेंगे। समझ गए क्या? इस चैप्टर में किसी भी पार्ट में कितने तरह के ही सवाल बनते हैं? 2 तरह के। एक तो रेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, बोलते हैं ये वाला रे है तो बताओ बाद में कहां से जाएगा, ये रे यहां से पास करे तो कितने एंगल पे इंसिडेंट हो, इसका एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा। ये रे वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, केवल एक रे होती है, उसको बेंड वेंड करा के तुम्हें रिफ्रैक्ट करा के या रिफ्लेक्ट करा के चलाना होता है। तो इसमें 2 ही मेथड काम करते हैं, एक स्नेल्स लॉ, एक स्टेप होता है स्नेल्स लॉ और दूसरा होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब ट्राइंगल व्राइंगल बन गया, जैसे अभी करा ना, इधर से R1 है उधर R2 है तो R1 + R2 = 90, आपने ज्योमेट्री देख के बोल दिया। समझ गए क्या? लेकिन यहां ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, तो ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट से इमेज बनेगा। और ऑब्जेक्ट से इमेज हम कौन से रेज के लिए बनाते हैं? पैरा एक्सियल रेज की क्या खास बात होती है? उनके एंगल बहुत ही छोटे होते हैं। तो अब जब रिफ्रैक्शन करेंगे तो इसका एंगल क्या कर देंगे, स्मॉल कर देंगे। उससे जो इमेज बनेगा उसको थोड़ी देर तक इमेज नहीं बोलेंगे। मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं बोलते उसको इमेज, या तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इमेज बोलने से, इमेज का लोगों के मन में कोई और पिक्चर होता है। तो इसको क्या लिखा हुआ है, एपरेंट डेप्थ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जैसे पानी के कंटेनर में एक कॉइन पड़ा हुआ है और तुम देखोगे तो कॉइन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है, कभी देखा है? तो जितना गहरा कंटेनर होता है अगर उसमें झांकेंगे पानी भरा हुआ है तो उतना गहरा दिखता नहीं, उससे थोड़ा कम गहरा दिखता है। तो वो जिस जगह पर दिख रहा है वो कौन सी डेप्थ है, अपेरेंट डेप्थ है। तो जहां तक कंटेनर गहरा है वो तो एक्चुअल डेप्थ हो गई, लेकिन हमें एक्चुअल डेप्थ नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि लाइट रे पानी से जब चल के आएगी तो रिफ्रैक्ट होके टेढ़ी हो जाएगी। टेढ़ी हो जाएगी तो बैक ट्रेस करने पर मुझे लाइट रे कहीं और से आती हुई अपीयर होंगी, और जहां से आती हुई अपीयर होंगी मुझे ऑब्जेक्ट भी वहीं दिखेगा, और कहीं और दिखेगा तो मैं उसको ऑब्जेक्ट नहीं इमेज बोलूंगा। लेकिन इसमें अभी क्योंकि पता नहीं क्यों इमेज बोलने से लोग कतराते हैं और क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का एपरेंट डेप्थ। तो आपको क्या बोलना है, एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है? ठीक है भाई। तो आप कहानी अलग मत समझना कि सर कभी इमेज पूछ लेते हैं, कभी एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, तो हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट इज पोजीशन ऑफ इमेज। जैसे वी और यू होता था तो वी होता था ना इमेज जहां बनता है। तो ये फोन रखो ना, क्या कर रहे हो? तो फोन रख दो फिर, कुछ नहीं कर रहे। मैसेज आ रहा है किसी का? ऑब्जेक्ट इमेज तो जल्दी से कर लेते, ये फ्लैट प्लेन सरफेस का इंटरफेस। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन इंटरफेस। प्लेन इंटरफेस का मतलब ऐसे फ्लैट सरफेस का रिफ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं। आगे चल के जब लेंस सॉल्व करेंगे तो लेंस में सरफेस कैसा होगा, कर्व्ड सरफेस होगा। तो वो अलग कहानी है रिफ्रैक्शन की, लेंस। अभी हम किस में हैं, प्लेन सरफेस के रिफ्रैक्शन में है। प्लेन सरफेस के रिफ्रैक्शन में एक ऑब्जेक्ट एक्चुअल डेप्थ h पे बैठा हुआ था और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n1, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 था। और हम कहां से देखेंगे इसको, हम n2 देखेंगे तभी तो अंतर आएगा। अगर हम भी n1 में ही है तो मेरे तक आते आते कभी लाइट रे डेविएट होगा या बदलेगा रास्ता। एक मीडियम में लाइट रे स्ट्रेट ही चलता है। समझ गए क्या? गड़बड़ कब होता है, जब मीडियम बदले तभी लाइट रे का डायरेक्शन डिविएट होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट। समझ गए? तो जैसे एक फिश पानी में है और दूसरी फिश पानी में है, तो एक फिश को दूसरा फिश भी खिसका हुआ दिखता है क्या? कह रहे वो पहुंचा तब तो ले, उसको लग रहा है यहां पे है, उसने झपट्टा मारा खाली जगह। ऐसा नहीं होता। ऐसा कब होगा, हम बाहर से देखेंगे तो फिश किसी और गहराई में दिखेगी, लेकिन असली गहराई कुछ और हो सकती है। तो बाहर से देखने पर अलग दिख रहा है, अंदर से ही देखेंगे तो फिर तो सेम दिखेगा। अगर हम भी हवा में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमको क्या अलग जगह पर दिखता है, अलग दिख रहा है तो आंखें चेक कराओ भाई। ठीक है? तो
अभी इसको डिराइव कर रहे हैं, लेकिन बाद में फॉर्मूला याद कर लेंगे हैं? तो क्या लिखा, मान लीजिए लाइट रे हमने भेजा और लाइट रे इंसिडेंट हुआ एंगल आई पे। थोड़ी देर के लिए मैं मान रहा हूं कि ये डेंसर से रेयर, मतलब पानी से हवा में जाने वाला एग्जांपल है। तो लाइट रे ऐसे थोड़ा सा डिविएट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, ऐसे थोड़ा बाहर बाहर की तरफ मुड़ गया। एक लाइट रे मैंने ऐसे सीधा भेज दिया, ये सीधा निकल गया। तो मैंने यहां पे आंखें रख दी अपनी। अब मेरी आंखों में ये दो लाइट रे आ रही है, तो दो लाइट रे पीछे से पीछे एक्सटेंड कर दो, ऐसे एक्सटेंड कर दो। जहां से ये दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट करके आती हुई अपीयर होंगी, वहां पर मुझको इमेज दिखेगा। और इमेज का ये जो डेप्थ है, इसको मैंने क्या बोल दिया, समझ गए? एपेरेंट डेप्थ की जगह अगर पूछा फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, तो कंफ्यूज नहीं होना, यही पूछा है। एपेरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ लिया तो भी यही पूछा है। समझ गए? ठीक है, लैंग्वेज अलग है, कहानी एक ही बोला। बताओ मुझे, ये जो पीछे इस लाइन को एक्सटेंड करके पीछे बनाया, तो ये जो एंगल पूरा एंगल बना, ये आर है, दिख रहा है क्या? ये देखो, इसी को पीछे बनाया है, एंगल आर हो गया ना, ये देखो। तो ये एंगल भी आर हो गया और यहां पे एंगल आई हो गया। अगर मैं इस साइज को एक्स बोल दूं, ये लेंथ को एक्स, ठीक, और ये हाइट एच डैश है और वो टोटल हाइट एच है। एक्चुअल हाइट क्या था? एच, और नकली हाइट क्या दिख रहा है? तो ऐसे एक लंबा ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये एंगल आई है, ये एच है, ये एक्स है। तो आप tan आई को क्या बोलेंगे? लेकिन एंगल स्मॉल क्यों लेने वाले हैं हम लोग? हाँ, कौन सा रेज है? पैराएक्सियल रेज में आई और आर, ये सारे एंगल कैसे लेने हैं? स्मॉल लेने हैं। चलिए, ये हो गया एक्सपांड। ऐसे ही tan आर का वैल्यू निकालेंगे, तो आपको एक थोड़ा छोटा ट्राइंगल दिख रहा है, एंगल बड़ा दिख रहा है, एक्स सेम है, एच की जगह एच डैश हो गया। तो tan आर इक्वल टू एक्स बाय एच डैश। और स्नेल्स लॉ क्या होता है? बोलो, वहां से वहां तक, कहां से कहां जा रहा रे? N1 में कितना एंगल है? आई है, और बाहर कितना एंगल है? क्या लिखेंगे? N1 साइन आई इज, एंगल छोटा होने पर आई और आर, साइन आर का वैल्यू आई और आर हो जाएंगे। तो आई बाई आर का वैल्यू यहां से निकाला तो आया, और आई बाई आर का रेशियो यहां से निकाला तो आया, और उसी को अब क्या लिख दिया? तो बताओ एच डैश यानी कि एपेरेंट डेप्थ का वैल्यू क्या आया? एच मतलब एक्चुअल डेप्थ है, डिवाइडेड बाय N1 अपॉन N2। ये एक्चुअल डेप्थ को लिख दिया H, और N1 अपॉन N2 को लिख दिया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, H डैश का फॉर्मूला हो गया। यहां पे फिर से लिख देता हूं, आप यही फॉर्मूला याद करना है। H डैश इक्वल टू H अपॉन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब N रिलेटिव का वैल्यू मैं आपको बता देता हूं। N1 है अगर इंसिडेंट रे का मीडियम, इंसिडेंट रे, और N2 है रिफ्रैक्टेड रे। तो N रिलेटिव है N इंसिडेंट अपॉन N रिफ्रैक्टेड, यानी N1 अपॉन। इसका मीनिंग एक बार और समझना, और जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही दिमाग में रखना, ठीक है? कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, दो फॉर्मूले भी याद नहीं रखने पड़ेंगे। लोग इसमें रटने की कोशिश करते हैं कि जब डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा तो ये कर देंगे, जब रेयर मीडियम में होगा तो वो कर देंगे।
तो तब ये आंसर आएगा, तब वो कुछ नहीं करना आपको। ये बताओ इस सवाल में ऑब्जेक्ट से चल के रेज जा रहा है तो किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है? N1 से। तो रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है? तो हमारा जो हिंट है वो ये है कि मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टेड रे हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। बस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा? अगर 1 नहीं हुआ तो हम बना लेंगे 1। कैसे बनाएंगे? मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 और इसका 1.4 है। आपको अपने आप से पूछना है कि रे किससे किधर गया। अगर आपका जवाब है 1.4 से चल के 1.2 पे गया तो 1.2 का वैल्यू तुम क्या बना दो? 1। 1.2 को 1 कैसे बनाओगे? कुछ बेटर बोलो भाई। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दुनिया चल रही है, कैसे कैसे बनाओगे इसको? 1.2 से डिवाइड कर दोगे तो सारी दुनिया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? तो दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किससे डिवाइड हो जाएगा? समझ गए? अब ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसी से डिवाइड करो। ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1 से डिवाइड मत करो। समझ गए क्या? इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। 1.2 को 1 कैसे बनाया? तो नीचे वाले का भी वैल्यू। समझ गए क्या? सारी दुनिया 1.2 से कम हो जाएगी। समझे क्या? तुमने बोला 1.2 का वैल्यू आज से 1 है तो बाकी सबके वैल्यू भी 1.2 से डिवाइड होके अपने आप कम हो जाएंगे। वो फिर वही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आया उससे डिवाइड कर। ठीक है? तो अब अगर ये 1.6 से हम देख रहे होते तो 1.6 को 1 बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? तो नीचे वाला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? 1.4 अपॉन 1.6। आपको क्या मतलब है? छोटा बड़ा कम है ज्यादा है, क्या मतलब है? जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है वो हमेशा क्या रहेगा। तो उसको 1 कैसे बनाएंगे? उसको खुद के वैल्यू से डिवाइड कर दो, नीचे वाले को भी उसी वैल्यू से डिवाइड कर दो, और नीचे एक और मीडियम है तो उसको भी उसी। फाइनली जिस मीडियम से देख रहे हैं वही रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम है, वही रेज आंखों में जा रही होंगी। तो आपको सवाल पूछा जाएगा कि कहां से देखना है। समझ गए? सवाल में मतलब इट विल बी गिवन कि हम देख कहां से रहे हैं। अगर हम इसको पानी से ही देख रहे हैं, पानी वाले ऑब्जेक्ट को, तो फिर यही मीडियम 1 हो गया। 1 हो गया तो h डिवाइडेड बाय 1 करोगे, कितना डिस्टेंस आएगा? h ही आएगा। कुछ समझे क्या? चलिए अभी एक दो सवाल सॉल्व करते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। देखो, तो ये फॉर्मूला याद कर लिया। इस फॉर्मूले के लिए आपको कितने मीडियम गिवन होंगे? 2 मीडियम गिवन होंगे। पहले रे किसी मीडियम में होगा, बाद में किसी और मीडियम में होगा। बाद वाला रे रिफ्रैक्टेड रे होता है, उसका मीडियम क्या कर दो? वो 1 है। तो जो एक 1 हो गया, दूसरा रिलेटिव हो जाएगा, और h अपॉन रिलेटिव करोगे तो h डैश आ जाएगा। ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, मामला बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट किसी डेप्थ में होगा, हमको किसी और डेप्थ पे दिखेगा, ऐसे। ठीक है? अब इसमें आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि ऑब्जर्वर कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। पढ़ के सवाल पता चलेगा। डिटरमाइन डिस्टेंस। अच्छा, ये तो सवाल थोड़ा अलग हो गया। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ इमेजेस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। यहां इमेजेस इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो जगह है ना, ये जो नीचे है, ये एक प्लेन मिरर है। समझ गए? इमेजेस क्यों लिखा है? क्योंकि एक बर्ड डायरेक्टली देखेगा, वो इमेज 1 है। डायरेक्टली पानी के अंदर फिश है, बर्ड ने ऊपर से देखा तो फिश का एक डायरेक्ट पोजीशन दिखेगा और एक फिश का रिफ्लेक्शन दिखेगा। कभी वो देखा है अर्जुन ने आंख में तीर मार दिया मछली के, है तो वो किसके रिफ्लेक्शन देख के मारा ना। समझ गए क्या? हाँ, तो वैसा। तो ये फिश अंदर ही है, तो इसके नीचे मिरर लगाएंगे तो, अरे प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन भी तो बनाएगा। तो ऊपर से बर्ड को वो रिफ्लेक्शन कहां दिखेगा, वो एक सवाल। दूसरा सवाल कि डायरेक्टली फिश कहां दिखेगा, दूसरा सवाल। समझ गए क्या? कितने इमेजेस हो गए? इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ ऑफ रिफ्लेक्टेड इमेज। समझ गए क्या? रिफ्लेक्टेड है तो वो, समझ गए? हाँ, चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो ये बताओ, अच्छा बर्ड से डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम बर्ड है। तो डिस्टेंस फ्रॉम बर्ड में बर्ड का डिस्टेंस यहां से सरफेस से कितना दिया है, तो बर्ड को ये डिस्टेंस भी अलग दिखेगा क्या? क्यों?
अरे हवा में है, हवा का डिस्टेंस अलग क्यों दिखेगा? तो ये h/2 विल रिमेन h/2, बस दिस h/2 विल नॉट बी सीन एज h/2। बताओ लाइट रे कहां से कहां जा रही है? अगर तुमको फिश को देखना है और तुम बर्ड हो, तो लाइट रे कहां से कहां? एयर से वाटर में। अरे ऑब्जेक्ट वो फिश है, फिश फिश से रेज आएंगी तभी तो बर्ड देखेगा, समझे क्या? तुम कोई भी ऑब्जेक्ट कब देख पाते हो? जब उस ऑब्जेक्ट से चलते रेस तुम्हारे आंखों पे आते हैं, तो तुम बर्ड है ना ऑब्जर्वर, तो बर्ड की तरफ आता हुआ रे बर्ड देखेगा, तो रे इधर आना चाहिए, करेक्ट है? तो रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम ऑलरेडी 1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अब इसमें रिलेटिव कितना होगा? अरे 1 तो 1 ही है ना, तो 1 से डिवाइड करो क्या आएगा? समझे? तो बताओ डिस्टेंस ऑफ इमेज 1, इमेज 1 मतलब डायरेक्ट वाला, इज, अरे h1 डैश इज h/2 प्लस h/2 4/3। ये क्या लिखा समझेगा? है h/2 क्या है? वो तो हवा का डिस्टेंस है, वो h/2 लिख दिया। और पानी का जो डिस्टेंस, बोलिए कोई खतरनाक बात है क्या? इसी चीज को सॉल्व करने के आगे फिर से प्रोसेस आएगा, वहां पे मैं रिलेट करा दूंगा, लेकिन ये वाला फ्लैट सरफेस का रिफ्रैक्शन आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करके आ जाना। समझ गए? सब लोग सभी बुक्स में ऐसे ही देते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं सब, तो मैं भी ऐसे ही पढ़ा रहा हूं। वैसे इसको अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि एक साथ ऑब्जेक्ट इमेज हम जब कर्व्ड सरफेस का पढ़ेंगे तब भी ये करा जा सकता था, मतलब दिस कैन बी डन लेटर ऑन ऑल्सो, तो वो तब बताएंगे अलग से। h/2 और h/2/4/3, तो ये 8 हो गया, 3 ऊपर चला गया, तो h/2 प्लस 3h/7h/8 आ गया। एक सवाल हो गया। अब बताओ अगर मिरर रिफ्लेक्ट करता तो कहां पे इमेज बनता, मतलब एक्चुअली इमेज कहां बनना चाहिए? h/2 नीचे बनेगा, यानी कि ऊपर वाले सरफेस से कितने गहराई पे दिखेगा? अरे सरफेस से गहराई देखते हैं ना भाई, इस मछली की गहराई कहां से देख रहे हो? अरे ये h/2 कहां से लिया था तुमने? पानी के टॉप से ही तो लिया था, वही तो देखते हैं यार। तो ये जो मछली का इमेज बनेगा वो कितना नीचे बनेगा? कहां से देखोगे नीचे? अरे यहां सरफेस स्टार्ट हो गया, इसी से तो गहराई प्रॉब्लम करेगी। देखो अब इसमें फालतू दिमाग नहीं लगाना कि सर ये तो यहाँ तो सचमुच पानी नहीं है, ये तो ऐसा है, यहाँ तो खाली कोई जगह नहीं है, तो ये है। तुम ऊपर से देख के बताओ, तुमको यहाँ पे रिफ्लेक्शन में पानी नहीं दिखेगा? ये दिखेगा? पानी का रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा होगा? मछली पानी में तैर रही तो उसकी इमेज क्या हवा में तैर रही होगी? समझ गए? आपको एक्चुअल डेप्थ बोलनी है, उसके नीचे क्या मीडियम है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना। डिस्कशन केवल दो ही मीडियम में है। अगर नीचे यहां पे फिश का इमेज बन रहा है, तो हम कहां से देख रहे हैं या बर्ड कहां से देख रही है? तो वहां से भी रे कहां आ रहे होंगे? बर्ड के पास ही आ रहे होंगे ना, वही तो देख पा रहा होगा, समझे क्या? तो रे अभी भी किधर से किधर जा रहे हैं? वाटर से एयर, बस यहां से रिफ्लेक्ट हो के ऊपर आ रहे हैं, इसलिए इमेज यहां नीचे फिश का दिख रहा होगा, यहां से आते हुए अपीयर होंगे। ठीक है ना? चलिए, एक्चुअल डेप्थ कितना हो गया? तो हमारा h2 डैश का वैल्यू हुआ h/2 प्लस 3h/2 अपॉन, कहानी खत्म। जो असलियत में, जैसे पानी अगर कुछ डिविएट ना करे तो कहां बनता इमेज? पानी कुछ नहीं करे तो फिश का इमेज कहां बनेगा? समझे ना? अगर इस बर्ड को पानी के अंदर घुसा दो और देखो, बोलो कि कहां दिख रहा है इमेज, तो क्या बोलेगा? मिरर से h/2 ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो मिरर से h/2 नीचे। ये हुआ असली डिस्टेंस। असली डिस्टेंस, असली डिस्टेंस को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया?
h/2 प्लस 9h/8, करेक्ट। तो 9 + 4 13h/, ठीक है। अब पूछा जाए अगर इस सवाल में कि बर्ड का डिस्टेंस फिश को कितना दिखेगा, हाँ, फाइंड डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय द फिश। तो अभी ये ऑब्जर्वर अगर है तो इसको लाइट रे किधर दिखेगा आते हुए, नीचे। तो नीचे यानी कि रिफ्रैक्टेड मीडियम, ऑब्जर्वर का मीडियम ये है, तो हमने इसको लिख दिया 1। तो ये 1 कैसे हुआ, ये तो 4/3 था, है ना। तो ये 4/3 डिवाइडेड बाय, तो ये जो 1 है ये बदल के क्या हो जाएगा, 1/4/3, यानी इसको 3/4 को क्या कहेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बताओ इस फिश को क्या डिस्टेंस ओरिजिनल दिखेगा, नीचे वाला h/2 उसको, और ऊपर वाला h/2 नकली दिखेगा। तो इसमें हाइट ऑफ बर्ड आ जाएगा h/2 वाटर वाला प्लस h/2 अपॉन h/2 प्लस, ये 2 से 2 काट देंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2h/3। आंसर थोड़ा बदल गया। बर्ड को फिश थोड़ा पास दिखेगी और फिश को बर्ड दूर। तो मे बी ऐसा होता ही होगा कि फिश देख रही है, अरे अभी बर्ड दूर है, आएगी, समझे ना, उठा लेती। हो गया ये मेथड, समझ गए, बहुत ही आराम से समझ गए क्या, कोई टेंशन नहीं, ठीक। ये वेलोसिटी का सवाल है, वेलोसिटी का जवाब भी वही बोलना है जो पोजीशन का बोला। तो वेलोसिटी के लिए, फॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज या एपरेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो ध्यान से, ये कोई n1 मीडियम है, ये n2 है, और ऑब्जेक्ट का असली वेलोसिटी vo है, लेकिन हम n2 वाले मीडियम से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट vo से चलता नहीं दिख रहा है, तो वो किससे चलता दिख रहा है, वो किसी v' से चलता हुआ दिख रहा है। तो v' का वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब बताओ रिलेटिव कैसे निकालेंगे, आंखों वाला मीडियम क्या है, तो ये n1 का मीडियम क्या है, तो इसको क्या लिख देंगे बोलो, अपॉन n1/n2, आंसर आ गया। अगर n2 वाले मीडियम से n1 से n2 वाले ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो n1 को 1 बना लो, n2/n1 से डिवाइड कर दो, समझे क्या, ठीक है ना। जहां से देखोगे वो मीडियम क्या है, 1 है, अगर 1 नहीं तो 1 बना लो, बना लो 1। इस सवाल को करते हैं। लिखा है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 20 मीटर अबव द वाटर सरफेस in a lake. Refractive index of water is 4/3. Fish inside the lake in the line of fall of ball is looking at the ball. At the instant when ball is 12.8 meter above water surface, fish sees the speed of ball as. तो हाइट नहीं पूछी है, वेलोसिटी पूछी है। तो बताइए बॉल कितना गिर चुका है, तो हाइट फॉलन इज 20 मीटर माइनस 12.8, तो आया 7.2 मीटर गिर गया। वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी गिरने पर होती है √2gh, तो
2 इंटू जी की जगह लिख दिया 10 और इसकी जगह लिख दिया 7.2। ये 144 का रूट 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी गिरता हुआ जो बॉल है उसका स्पीड कितना है, लेकिन फिश को कुछ और दिखेगा। क्यों? क्योंकि फिश तो वाटर से देख रहा है ना भाई, तो फिश को कुछ और दिखेगा। ये फिश है, ठीक। और यहां पे बॉल गिर रही कितने वेलोसिटी से, तो एक्चुअल वेलोसिटी हमारे पास है, लेकिन ऑब्जर्वर कहां है? तो ये 4/3 को हम क्या कह देंगे, तो 1 क्या हो जाएगा, तो एक्चुअल एपरेंट वेलोसिटी इज एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। बोलो 12 डिवाइडेड बाय, तुम कौन ना 4/3 को तो 1 बना दिया ना। हाँ, तो बॉल भी देखती क्या, बॉल की भी आंखें। कितना आंसर आया, 16 मीटर पर सेकेंड। फिश को दिखता है दूर ऑब्जेक्ट, और दूर दिखता है तो ज्यादा चलना पड़ता है ऑब्जेक्ट को, फास्टर चलते दिखता है। जैसे पानी में डूबी हुई चीजें हमें किधर दिखती है, नजदीक ऊपर आ जाती हैं, तो स्लो चलती दिखेंगी। डिस्टेंस कम हो जाएगा तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। ये जो फॉर्मूला है ये स्लैब के लिए बनाया गया है। कभी कभी कहते हैं कि ऐसे एक स्लैब है जो हमारे और ऑब्जेक्ट के बीच में रखा है। समझिए ना, यहां पे हम है, वहां पे ऑब्जेक्ट, और बीच में केवल एक स्लैब है, एक कांच का स्लैब आ गया है। तो मुझे ऑब्जेक्ट जहां है वहां दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि स्लैब क्या करेगा, स्लैब भी रिफ्रैक्ट करेगा लाइट रे, और इससे ऑब्जेक्ट एक्चुअल जगह पे नहीं, किसी एपरेंट जगह पे दिखेगा। तो स्लैब का थिकनेस क्या ले लिया है, टी। स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लिया, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लिया, 1। तो टी थिकनेस का स्लैब मुझे टी थिकनेस का नहीं दिख के, अभी एपरेंट पोजीशन वाले सवाल से टी एपरेंट थिकनेस ऑफ द स्लैब विल बी ऑब्जर्व एज T/n। देखो ये जो फोटो बना इसमें हम कहां से देख रहे हैं, 1 से देख रहे हैं। अगर वो 1 नहीं होगा तो 1 बना लो, समझ गए क्या? लेकिन 1 ही दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टी का थिकनेस कितना दिखेगा, ये लग रहा कंफ्यूज हो गया आप। देखो, पानी के कंटेनर में एक ऑब्जेक्ट रखा था, उसका h हाइट था, h डेप्थ था, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ये 1 है। हम ऊपर से देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा, h डैश इक्वल टू, अब ये n रिलेटिव ही n है इसमें भाई, आगे बढ़ो ना। हम कहां से देख रहे हैं, हमारा मीडियम हमेशा क्या होता है, जिसमें लाइट रे बाद में जाती है वो 1 होता है। तो 1 तो दिया ही हुआ है, तो फिर क्यों चेंज करोगे, लल्लू तो नहीं निकले तुम लोग। 1 दिया है तो भी उसको 1 से डिवाइड कर रहे हो, सर 1 है तो 1 से डिवाइड कर दें, फिर उसको भी 1 से डिवाइड कर, सर रिलेटिव बनाया नहीं आप, ये रिलेटिव ही हो गया ना भाई। अब इसको डिवाइड कर दो, h/n कर दिए। तो ये यहां और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना थिकनेस ऑफ मीडियम है, h थिकनेस तो मीडियम है, तो कोई भी h थिकनेस बदल के क्या हो जाएगी, अगर इसके बीच में t थिकनेस का स्लैब लगा दे तो t थिकनेस बदल के क्या हो जाएगी। तो h से कोई प्यार थोड़ी ना हमको, t होगा तो t/n कर देंगे, x होगा तो x/n कर देंगे, समझे क्या? तो ये कितना थिकनेस है, तो t की जगह ये थिकनेस हमें कितना अपीयर होगा, स्लैब अगर टी थिकनेस का हो, ऐसे देखो टी है, लेकिन ऊपर से देखोगे वो T/n दिखेगा, पिचक जाएगा स्लैब, ऐसे अपीयर होगा। यार ये तो कम दिख रहा है, ठीक है। तो ये बताओ, अगर ये टी से T/n हो गया तो नीचे की दुनिया को ऐसे ऊपर खींच लेगा, कितना खींचेगा, तो हाँ उसी को बोलते हैं अपेरेंट शिफ्ट। डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस, जैसे 10 सेंटीमीटर का स्लैब अगर मुझे 8 सेंटीमीटर का दिख रहा है, तो नीचे वाला सरफेस कितना खिसक के ऊपर आ गया है, तो उसके नीचे की सारी दुनिया कितनी खिसक के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि नीचे वाले डिस्टेंस में कोई एपरेंट शिफ्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला मीडियम किसमें है, फिर से समझो, मान लो ये डिस्टेंस x1 है, ये t है, ये x2 है, तो x1 मुझे क्या दिखेगा,
x1 ही दिखेगा, x2 हमें क्या दिखेगा, x2 ही दिखेगा, t हमें क्या दिखेगा। तो फिर x1 प्लस x2 प्लस टी की जगह x1 प्लस x2 प्लस टी बाई एन हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट कितनी गहराई में दिखेगा, x1 प्लस x2 प्लस टी बाई एन। तो कितना खिसक गया यार, यही तो खिसक गया, टी माइनस। तो जो स्लैब होता है उसकी वजह से हमेशा क्या आएगा, एक शिफ्ट आ जाएगा। और टी का ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंच जाएगा, तो शिफ्ट कितना आएगा। तो कई बार सवाल में ये नहीं पूछते कि कहां इमेज बनेगा, कई बार पूछते हैं जहां बनता था उससे कितना खिसक के बनेगा। समझ गए क्या, व्हाट इज द शिफ्ट ऑफ इमेज। तो शिफ्ट के लिए क्या लिखना है, T1 माइनस, यहां तो चाहो रिलेटिव लिख दो, डेल्टा टी। फॉर्मूला समझ गए क्या, शिफ्ट निकालें, ठीक है। शिफ्ट का मतलब है जहां अपेरेंट और एक्चुअल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, चलिए ये जो स्लैब लगा के कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो मैं अभी बताता हूं आपको। स्लैब लगा के कभी कभी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने वाले कंबाइंड सवाल देते हैं। मैं एक जो एग्जांपल ले रहा हूं उस पर ध्यान देना। मान लो कि हमारे पास एक स्लैब है और स्लैब के पीछे मैंने एक कॉनकेव मिरर रख दिया, ठीक, और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। स्लैब का थिकनेस टी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, बाहर बाकी एयर है। अभी अगर मिरर से पूछोगे ऑब्जेक्ट कहां दिख रहा है, तो मिरर जहां रखा है वहां नहीं बोलेगा, उसको इतना शिफ्ट करके बोलेगा। कुछ समझे क्या, इतना शिफ्ट करके बोलेगा, ठीक है। अगर इफ स्लैब इज ऑफ denser medium, then surrounding the object is shifted towards incident ray। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाने वाले रे जो इससे स्लैब से क्रॉस करेंगे तभी तो मिरर पे पहुंचेंगे। वो रे किस तरफ चल रहे होंगे, लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में। अगर ये डेंसर मीडियम है तो ऑब्जेक्ट को भी किधर शिफ्ट कर देगा, लेफ्ट में, मतलब यहां पे कहीं कर देगा। अब मिरर से पूछोगे कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, तो वो बोलेगा जितना यू डिस्टेंस दिया है उसमें से क्या माइनस कर दो, T1 माइनस 1/। तो ये नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। तो मिरर किस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा, जो एक्चुअल डिस्टेंस में रखा उसका या जो शिफ्टेड पोजीशन में रखा उसका। एक्चुअल का क्यों नहीं बना रहा, रेज तो एक्चुअल से आ रहे हैं, हाँ रेज एक्चुअल से आ रहे हैं, लेकिन ये स्लैब क्या कर रहा है, उस एक्चुअल ऑब्जेक्ट को मिरर के लिए शिफ्ट करके थोड़ा कहीं और रख दे रहा है। तो मिरर को क्या लगेगा, रेज इस पोजीशन से आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहां पे था, उसको लगेगा रेज 2 से आ रहे हैं, ठीक है। अब जब ये इमेज बनाने के लिए वापस रे को भेजेगा तो 1/f इज 1/v प्लस 1/u, समझ गए, ये तो मिरर सॉल्व हो जाएगा हमसे। तो इमेज अब जहां बनेगा तो लाइट रे टकरा के फिर से स्लैब से पास होंगे, और लाइट रे जब स्लैब से पास होते हैं तो स्लैब क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। तो अब लाइट रे टकरा के किस तरफ जा रहे होंगे, राइट में कि लेफ्ट में, राइट में। तो जहां पर इमेज बनना था वहां पे बनेगा नहीं, वहां से
और राइट में शिफ्ट हो जाएगा। पहले किधर शिफ्ट हुआ, क्योंकि रेस किधर जा रहे हैं, अभी रेस राइट जाएंगे तो राइट शिफ्ट कर देंगे डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी करते हैं हम लोग। आपको मेथड समझ में आया? ये हुआ जनरल मेथड। बाद में एक ट्रिक मेथड और बता दूंगा, पहले इस जनरल मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले क्या कर रहे हैं, हाँ, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया तो नया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, स्लैब का काम खत्म हो गया पहली बार। फिर मिरर ने क्या किया, इमेज बनाया। इमेज मिरर ने वैसे बनाया जो मिरर का तरीका है, अगर कॉनकेव है तो अपने हिसाब से बनाएगा, कॉन्वेक्स है तो अपने हिसाब से, पैरेलल प्लेन मिरर है तो अपना इमेज बनाएगा जैसा इमेज बनाना है। फिर लौटता हुआ रे क्या करेगा, फिर से स्लैब से पास करेगा। यानी स्लैब से कितनी बार पास होगा, 2 बार। तो एक बार अगर राइट में शिफ्ट हुआ तो दूसरी बार लेफ्ट में, एक बार लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो दूसरी बार राइट में, डिपेंड करता है किधर क्या है। ठीक है, सवाल करते हैं, देखो अगला। तो ये शिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो यहां पे करते हैं, या मैं ऐसे करता हूं, पहले एक क्वेश्चन करा देता हूं अपनी तरफ से, फिर वाले कर लेना। देखो, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसके सामने एक स्लैब रख दिया जिसका थिकनेस है 6 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। बाहर सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। इस पोल से एक ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पे। पूछा गया है फाइंड फाइनल इमेज। तो एक मिनट है, रुकना भाई, रुकना रुकना। 30 को बदल देते हैं शिफ्ट करने के लिए, 32 सेंटीमीटर लिख दीजिए। स्लैब की वजह से शिफ्ट का क्या फॉर्मूला था, T1 माइनस, लगाओ फॉर्मूला। कितना, 40, 14। चलो ये बताओ कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा दिखेगा, कितना शिफ्ट का फॉर्मूला क्या आया, वैल्यू, वैल्यू ऑफ शिफ्ट क्या आया, 2 सेंटीमीटर। किधर खिसक गया ऑब्जेक्ट, लेफ्ट में खिसक गया, तो 30 पे पहुंच गया। ऑब्जेक्ट अगर 30 सेंटीमीटर पे हो तो इमेज कहां बनेगा, ये कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव है। आपको एक और तरीका मैंने बताया, बड़ा ही जबरदस्त, आपने उसका फायदा नहीं उठाया।
फोकल लेंथ दिया हो, एक बार आप हमेशा कोशिश करो न्यूटन्स फॉर्मूला। फोकस कहां पे है? 20 पे फोकस है, ऑब्जेक्ट 30 पे है, तो फोकस से कितना दूर है? अब ये ऑब्जेक्ट राइट में है कि लेफ्ट में है? फोकस है राइट में, इमेज भी राइट में बनेगा। अब फोकल लेंथ को स्क्वायर करो, कितना आएगा? और इस नंबर से डिवाइड कर दो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस है, 400/10 कर दो। बहुत ही मुश्किल नंबर लग रहा है। यानी यहां से 40 सेंटीमीटर राइट में इमेज बनेगा। तो 40 सेंटीमीटर राइट मतलब उधर से कितना दूर हो गया? तो 60 सेंटीमीटर, यानी v का डिस्टेंस आ गया 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट। ऐसे समझ गए? ठीक है ना? नहीं तो uf अपॉन u माइनस एफ इसमें रखा। अब बताओ, अगर फाइनल इमेज 60 सेंटीमीटर पे बन रहा है तो हमारा आंसर क्या है? 62 क्यों बोल रहे हैं? हाँ, तो आपने बोला शिफ्ट बाय स्लैब इज 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। ये ऑब्जेक्ट के लिए हुआ। ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय स्लैब बाय 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर मिरर आ गया 30 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर आ गया 60 सेंटीमीटर विदाउट द स्लैब। फिर स्लैब अभी लाइट रे राइट की तरफ चलेगा, फिर से स्लैब से क्रॉस हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो किधर खिसक जाएगा? तो इमेज इज शिफ्टेड बाय 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट ड्यू टू द स्लैब। तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस अब दिखेगा वो कितना हो जाएगा? 62 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है फ्रॉम द मिरर। ठीक है, अब ट्रिक देखो या दूसरा मेथड देखिए। आप उल्टा सॉल्व कर दीजिए। उल्टा मतलब आप ये मत देखो कि मिरर ने ऑब्जेक्ट को कहां देखा, आप ये पूछो कि ऑब्जेक्ट ने मिरर को कहां देखा। अब ये स्लैब क्या करता है? ये शिफ्ट करता है, तो ये स्लैब मिरर को भी शिफ्ट कर देगा। कुछ समझे क्या? अगर ऑब्जेक्ट साइड से देखोगे तो मिरर अपने पुरानी जगह दिखाई नहीं देगा। कहां दिखाई देगा? 2 सेंटीमीटर पास आ जाएगा। कुछ समझे क्या? इधर की चीजें 2 सेंटीमीटर पास आ रही है तो उधर की चीजें भी 2 सेंटीमीटर पास आ जाएंगी, क्योंकि स्लैब है। इधर भी खिसकाएगा, इधर भी खिसकाएगा। तो मिरर बन जाएगा कहां पे? 2 सेंटीमीटर पास। तो आप पहला स्टेप बोल दीजिए कि आप ऑब्जेक्ट को शिफ्ट नहीं करके क्या करेंगे? शिफ्ट द मिरर। दूसरा, फिर सॉल्व इमेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यू मिरर, क्योंकि मिरर को तुमने क्या कर दिया है? शिफ्ट कर दिया, तो न्यू मिरर हो गया, न्यू मिरर। और फिर सेम आंसर को रिपोर्ट कर दो ओल्ड मिरर से। रिपोर्ट द आंसर फ्रॉम, क्योंकि न्यू मिरर से डिस्टेंस आएगा तो ओल्ड मिरर से अलग डिस्टेंस आएगा। क्योंकि मिरर सचमुच शिफ्ट नहीं हुआ तो आपको बस क्या करना है? पुराने वाले मिरर से डिस्टेंस बोलना है। तो रिपोर्ट द आंसर फ्रॉम ओल्ड, यानी नॉट शिफ्टेड वाला ओल्ड मिरर है उससे कर देना है। न्यू मिरर ओल्ड मिरर का मतलब समझ गए? तो बताओ, और मिरर अगर 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट कहां पे दिखेगा मिरर को? 30 पे। तो इमेज कहां बनाएगा नया मिरर? 60 पे। 60 पे इमेज मिरर बनाएगा तो पुराना मिरर कहां पे दिखाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम पुराना मिरर इज 62। समझ गए क्या? बस एक बार ही शिफ्ट मिरर को करो, इमेज बना दो, और उसी इमेज को आप पूरा। समझ गए क्या? ठीक। अब ये सवाल कर लेते हैं। An object is placed 21 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 10, यानी focal length 5 centimeter. The glass slab of thickness 3 centimeter, refractive index 1.5. अभी हमने कर लिया। 6 सेंटीमीटर का ग्लास स्लैब लिया था तो 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट दिखा रहा था। अभी सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3 सेंटीमीटर, तो शिफ्ट केवल 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो शिफ्ट बाय स्लैब इज 1 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर बना देते, यहां पे कॉनकेव मिरर बना दिया। देखो कॉनकेव मिरर, स्लैब यहां रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया 21 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट को कहां पे शिफ्ट कर देगा? 1 सेंट नहीं, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट नहीं करते, मिरर को कहां शिफ्ट हो जाएगा?
1 सेंटीमीटर क्लोजर हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिखेगा? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिखेगा। फोकल लेंथ है -5, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -20। हमारा फॉर्मूला v का क्या होगा? uf अपॉन u माइनस एफ। यू की जगह -20 -5 अपॉन -20 +5। सॉल्व करते हैं तो 25 अपॉन 15 हो गया। तो आंसर आया 5/3 सेंटीमीटर, नहीं 100 अपॉन 20/3 आ गया। ठीक है, -20/3 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड में बनेगा, लेकिन न्यू मिरर से 20/3 पे बनेगा, तो ओरिजिनल मिरर से कहां बनेगा? तो वी डिस्टेंस फ्रॉम ओल्ड मिरर, यानी कि एक्चुअल पोल से कहां दिखेगा बताओ? 20/3 +1। समझे? समझ गए? मिरर पास आया, नए मिरर से डिस्टेंस आ गया। पुराने मिरर से देखोगे तो 1 सेंटीमीटर और ऐड करना पड़ेगा ना, तो पुराना मिरर पीछे है ना उससे। यहां से 20/3 आ गया, तो पुराने से 1 सेंटीमीटर और ऐड कर दो। तो मुझे तो बहुत ही नॉर्मल बात लग रही है। चलिए, फोर्टी सेंटीमीटर लिखा तो है। अरे प्लेन मिरर है प्लेन मिरर का काहे का फोकल लेंथ? अरे प्लेन मिरर कभी देखे हो? हाँ, देखा शीशा कभी देखते हो घर पे? हम्म। इमेज कहीं भी बने, लाइट रे टकरा के मिरर से आएगा कि नहीं स्लैब से? तो लाइट रे होता है कि इमेज क्रॉस करता है? अरे स्लैब से लाइट रे क्रॉस करता है कि ऑब्जेक्ट क्रॉस करता है? तो लाइट रे क्रॉस कर रहा है, बस उतना ही देखो ना। हाँ। ये एक ग्लास स्लैब है, इसके पीछे एक प्लेन मिरर रखा है। ग्लास स्लैब कितने का है? 20 सेंटीमीटर का स्लैब है, तो हमको जो शिफ्ट बनाएगा वो कितना बना देगा? 21 -2/3, यानी 20/3 का शिफ्ट हो जाएगा। क्या भाई? तो ये मिरर को कितना नजदीक बुला लेगा? 20/3 नजदीक बुला लेगा। मिरर से कितना दूर था ऑब्जेक्ट? 40 सेंटीमीटर पे था, मिरर 20/3 आगे आ गया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिखेगा मिरर से? ये मिरर का नया पोजीशन हो गया, मिरर ऐसे शिफ्ट होके आ गया। तो आपने बोला 40 में से 20/3 माइनस कर देते हैं, क्यों भाई?
तो कितने डिस्टेंस पे इमेज दिखेगा? ये ऑब्जेक्ट हो गया, 100/3 डिस्टेंस आगे। प्लेन मिरर क्या करता है? जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस प्लेन मिरर से पीछे इमेज बन जाता, 100/3 बिहाइंड द मिरर बनेगा। लेकिन ये कहां से बनेगा? बिहाइंड बनेगा फ्रॉम न्यू मिरर या ओल्ड मिरर? तो फ्रॉम ओल्ड मिरर क्या बनेगा? फ्रॉम ओल्ड मिरर डिस्टेंस क्या आएगा बोलो? ये डिस्टेंस हमको पता चल गया 100/3 और ये 20/3 है। तो क्या करेंगे? 100/3 में से और 20/3 हटाओ, 80/3 बिहाइंड द मिरर। समझ गए? फोटो बनाए, केवल सवाल नहीं लिखा है। सवाल लिख देता हूं अभी। सवाल ये है कि ये ऑब्जेक्ट रखा है और यहां पे आर रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक कॉनकेव मिरर है। दिख रहा है आपको? कॉनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। हमने यहां एक्स हाइट तक पानी भर रखा है इस कॉनकेव मिरर के कटोरी में। हाँ, थोड़ा पानी ऊपर तक भर दिया इसे, एक्स हाइट तक, ठीक है। और उसके ऊपर ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ऑब्जेक्ट को कितने हाइट पे रखा है यही पूछा गया है। कहां से हाइट पूछने वाले हैं? ये जो लिक्विड है उसके सरफेस से। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ठीक। क्वेश्चन देखिए क्या इंटरेस्टिंग बात है। बोल रहा है फाइंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम liquid surface such that image coincides with the object, with the object। कहानी क्या है कि लाइट रे वहां से चले, मिरर पे टकराए, मतलब पहले चलेगा लाइट रे, पानी के अंदर घुसेगा, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यानी लाइट रे पहले रिफ्रैक्ट करेगा, फिर रिफ्लेक्ट करेगा, फिर से रिफ्रैक्ट करने के बाद रे जाके वहीं पे इमेज बना दे जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है। इस तरह की कहानियां बहुत फेमस होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करते। मिरर के केस में ऑब्जेक्ट इमेज कब कोइंसाइड करता है? 2 बार करता है। हाँ, या तो 2f पे ऑब्जेक्ट रख दो या फिर पोल, यानी मिरर के 2f पे रख दोगे तो यहां पे आंसर क्या r-x नहीं हो जाएगा? हमको मिरर का 2f का मतलब है सेंटर में रख दें, तो r-x आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पानी भर के फफूंद कर दिया है, यहां लिक्विड भर दिया ना, उससे ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। कुछ समझे क्या? तो मिरर के सेंटर पे ऑब्जेक्ट को रखोगे और मिरर से पूछोगे ऑब्जेक्ट सेंटर पे दिख रहा, बोलेगा नहीं दिख रहा सेंटर पे। क्यों? क्योंकि मिरर तक आते आते लाइट रे क्या हो गई हैं? रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, लेकिन यहां शिफ्ट का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। शिफ्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा T1 - 1/n। ये सवाल इसलिए यहां पे मैं करवा रहा हूं जिससे कि कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये कैसा सरफेस है? प्लेन सरफेस है, लेकिन क्या नीचे का सरफेस भी प्लेन है? तो स्लैब के शिफ्ट का फॉर्मूला तभी काम करता है जब स्लैब हो। और स्लैब कैसी होती है? दोनों तरफ से फ्लैट होती है, वही स्लैब होती है। ये स्लैब नहीं है। आप ही नहीं कहना सर ये देखो छोटी सी जगह देखे तो स्लैब जैसा ही तो है। आप तो बोलते पैरा एक्सेल रेल ले लो, हमने छोटा ले लिया। वो नहीं, अगर कर्वेचर है तो है। समझ गए? कर्वेचर है तो है, आप उसको फ्लैट नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे कॉनकेव मिरर में कितना भी छोटा एरिया ले लें वो प्लेन मिरर नहीं बन जाएगा, वो कॉनकेव ही रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर है तो
तुम छोटा अपर्चर लोगे तो क्या प्लेन मिरर बन जाएगा? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? प्लेन मिरर बिल्कुल फ्लैट होते हैं, और कर्वेचर आ गया तो चाहे जो सरफेस एरिया ले लो, वो कर्व्ड मिरर ही होते हैं, वो फ्लैट नहीं बनते, उनकी इमेज अलग होते हैं। यहां पे ये जो जगह है नीचे से क्या है, कर्व्ड है, तो ये लेंस की तरह तो काम करेगा, लेकिन ये स्लैब की तरह काम, तो स्लैब के शिफ्ट का फॉर्मूला यहां काम नहीं करेगा, लेकिन रिफ्रैक्शन, सिंगल रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला काम करेगा। ये बताओ, अगर मिरर की जगह यहां पे तुम्हारी आंखें हो, या तुम यहां लेट जाओ मिरर पे, और तुमको मैं पूछूं कि ये ऑब्जेक्ट हमने यहां से h हाइट पे रखा है, तो तुमको कहां दिख रहा है? तो तुम कहोगे अरे ये तो उल्टा ही सवाल हो गया, कल को तुम मुझसे पूछते थे बाहर से कि ऑब्जेक्ट h डेप्थ पे रखा है तो इमेज कहां दिख रहा है, करेक्ट है क्या? अब हम क्या करें, अंदर से बैठ के देखो ऑब्जेक्ट h हाइट पे रखा है, कहां दिख रहा है? कुछ सेंस बना क्या? उल्टा नहीं लग रहा? मछली से पूछ रहे हो कि ये जित किस हाइट पे रखा है, क्योंकि मिरर को भी उसी हाइट पे दिखेगा, कुछ समझे क्या? अब ये बताओ, मिरर को किस जगह से आता हुआ रे दिखना चाहिए जिससे कि लाइट, मिरर वहीं पर इमेज बनाने के लिए रे भेज दे? कहां से आता हुआ लाइट रे? हाँ, सेंटर से आता हुआ लाइट रे। देखो, अगर ये पानी नहीं भरा होता तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ता? सेंटर पे रखने से क्या होता है, सेंटर पे रखने से लाइट रे जब भी आता है तो मिरर पे परपेंडिकुलर टकराता है, और जब लाइट रे मिरर पे परपेंडिकुलर टकराता है तो उसका नॉर्मल के साथ एंगल 0 हो जाता है, और 0 एंगल का लाइट रे उसी रास्ते पर वापस लौट जाता है। तो यहां पे लाइट रे टकराया परपेंडिकुलर, और यहां से परपेंडिकुलर लौट गया, तो वापस इमेज कहां बन जाएगा? यानी मिरर को क्या लगना चाहिए हमेशा, मिरर को क्या लगना चाहिए कि लाइट रे कहां से आता हुआ अपीयर हो रही है? सेंटर से। लेकिन ऑब्जेक्ट को सचमुच सेंटर पे रखेंगे तो ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि मिरर के लिए ऑब्जेक्ट तो शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा तो मिरर को कहीं और से आते हुए लाइट रे अपीयर होगी। समझे क्या? इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह रखो कि शिफ्ट होने के बाद ऑब्जेक्ट खिसक के सेंटर ऑफ मिरर पे, कुछ समझे क्या? तो एपरेंट डेप्थ कहां तक की लेनी होगी? फिर तुमने कुछ पकड़ लिया, क्या हुआ, ये क्या है? अभी हेडफोन भी निकाल लिया, पूरा ही गाने सुनने के मूड में हो आज। किसका मैसेज आ रहा है? मैसेज आ नहीं पा रहा मतलब? रख लो, अंदर रख लो, मतलब ये बहुत चमकदार है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। फोन भी रख लो, ठीक? हाँ, ऑब्जेक्ट कहां पे है? धुआं उड़ गया। ऑब्जेक्ट का जहां पर है वो h हाइट है, लेकिन इसका रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहां बन जाए? क्योंकि मिरर को क्या अपीयर हो, लाइट रे कहां से आ रहा है, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर पे क्यों नहीं रख दिया? क्योंकि ये जो पानी का सरफेस है ये लाइट रे को क्या कर देगा, बेंड कर देगा, बेंड करने से ऑब्जेक्ट कहीं और है, दिखेगा कहीं और, लेकिन मिरर को क्या लगना चाहिए, सेंटर से आ रही है। तो मतलब ऑब्जेक्ट ऐसी जगह रखना है कि इमेज कहां पहुंच जाए। बताओ मुझे, मिरर के पोल से सेंटर कितना दूर होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ है, मिरर के पोल से सेंटर कितना दूर होता है? ऐसे ऐसे तुम लोग जवाब दे रहे हो भाई, बिल्कुल। मैं भी 2R ही लिखने वाला। बहुत मुश्किल से इज्जत बचाई। आर, सेंटर और पोल के बीच में कितना डिस्टेंस है? आर। पानी कहां तक भरा है? एक्स। तो इस वाटर के मतलब लिक्विड के सरफेस से सेंटर कितना दूर है? ये R माइनस एक्स तो हो गया एपेरेंट हाइट, कुछ समझे क्या? शिफ्ट होने के बाद कितनी हाइट पर इमेज बनेगा, और असली में कहां पे रखा है? एच क्या है? एक्चुअल। और बनाना कहां है? R माइनस एक्स। इसलिए लिया क्योंकि ये डिस्टेंस तो एक्स है, तो यहां से कितना ऊपर बनाना है?
यहां से कितना ऊपर ऑब्जेक्ट है, एच पे ऑब्जेक्ट बनाना कहाँ है, कुछ समझे क्या, सेंटर पे बनाना है, सेंटर का डिस्टेंस कितना है r माइनस एक्स, एक्स तक तो पानी भर दिया ना। तो बताओ मुझे, अगर किसी सरफेस पे अब लाइट रे कहां से कहां जा रहे हैं, देखो ऐसे जा रहे होंगे लाइट रे, तो सेकंड मीडियम हमेशा क्या बना देंगे, तो ऊपर का मीडियम क्या हो जाएगा, ठीक है, एपरेंट हाइट इक्वल टू, बोलो, एक्चुअल हाइट डिवाइडेड बाय, बोलो, अपॉन, तो NH हो गया, तो H का वैल्यू बोलो, ठीक है, r माइनस एक्स बाई एन पे रखेंगे, तो ऐसे दिखेगा, ऑब्जेक्ट से रेस ऐसे आएंगे और इससे टकरा के, देखो ये आई पे टकराए और बेंड होके थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगे क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, और यहां पे परपेंडिकुलर टकरा जाएंगे, तो ये कहां से आते हुए अपीयर होंगे, सेंटर से आते हुए अपीयर होंगे, तो ये कैसे टकरा रहे होंगे, परपेंडिकुलर टू सरफेस, कुछ आइडिया लगा क्या, हाँ, ऐसे है, यहां है, ऐसे फिर ऐसे, यहां से पीछे जा रहा है, यहां पे 90 डिग्री पे टकरा रहा है, ऐसे आते हुए अपीयर होगा, तो इस रास्ते में वापस भेजेगा, लेकिन यहां से बेंड होके फिर इधर ही चले जाएंगे, कुछ समझे क्या, मतलब अगर रास्ता एक बार उल्टा कर दे तो पूरा रास्ता लाइट रे रिट्रेस करता है, उसको रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, तो यहां पे टकरा के अगर लाइट रे रिट्रेस हो गया तो यहां से सेंटर की तरफ नहीं जाएगा, यहां पे जाके फिर से बेंड हो जाएगा, और कहां पे इमेज बनाएगा, जहां पर ऑब्जेक्ट था, कुछ समझे क्या, ऐसे फिर इधर से फिर वापस, समझ गए, ये थोड़ा सा अजीबोगरीब सवाल है लेकिन ये ऐसे करना है। इसके आगे एक और प्रोसेस मैं सिखाऊंगा आपको जिसमें जनरल रिफ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, तो मे बी तब, और लेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। समय हो गया, भाग जाओ यहाँ से, इसको नेक्स्ट क्लास में।